हेलो नमस्कार, मैं हूं रवीना टंडन। रात के 9 बजे हैं। वक्त है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। हौसला बढ़ाने वाले ये शब्द शायर नफस अंबालवी के लिखे हैं। हौसला हो तो इंसान किसी भी उम्र में बड़े मुकाम हासिल कर सकता है। आज आपको ऐसे ही विशेष लोगों से मिलवाती हूं जो अपने हौसले से 80 साल की उम्र में भी कामयाबी की बड़ी छलांग लगा रहे हैं। साठ साल की उम्र के बाद अक्सर लोग बीमारियों की चपेट में आकर बिस्तर पकड़ लेते हैं और कई बार बुजुर्गों से छुटकारा पाने के लिए उनके अपने उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं। मगर दिल्ली की रहने वाली 80 साल की शीला बजाज उम्र के इस पड़ाव में बिजनेस वुमन बन गई। शीला के बिजनेस में उनकी पोती भी हाथ बटाती है। दादी पोती की ये जोड़ी बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब धूम मचा रही है। यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो, यारो 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 यारो। इस मशहूर फिल्मी गाने की लाइनों को सच कर दिखाया है 80 साल की शीला बजाज। शीला को बचपन से ही सिलाई बुनाई का बहुत शौक था, मगर पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वो अपने इस शौक को भूल चुकी थी। ऊपर से कोरोना काल में उनकी परेशानियां और बढ़ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने छूटे हुए शौक को पूरा करने के लिए रंग बिरंगे धागों से अपनी दुनिया फिर से बुननी शुरू कर दी। शौक तो मेरे को पहले बचपन से ही था। पहले अपने बच्चों के दरानी के बच्चों के, नंद के बच्चों के, ऐसे घर के ही मतलब परिवार में ही बनाती करती थी। उसके बाद में फिर हाथ मन नहीं करता रोकने का, कुछ ना कुछ करते रहो। तो अभी पास पड़ोस का भी कर दिया, कभी अपना भगवान जी के, ठाकुर जी के कपड़े बना दिए, गुरु जी के बना दिए, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता था मेरा। तो जब कोरोना हो गया तो उन्हें मिल नहीं रही थी, तो फिर युक्ति से मैंने बोला तेरे कोई पुराने जो मफलर, टोपियां, स्वेटर वगैरह हैं वो दे, मैं उधेड़ के उनको नया रूप देना चाहती हूँ। शीला बजाज ऊन से खिलौने, मफलर, टोपी, शॉल, मोजे, दस्ताने और घर की सजावट के सुंदर सामान बनाती है, जो कि पहली ही नजर में लोगों को पसंद आ जाते हैं। दादी के इस हुनर को युक्ति ने बिजनेस का रूप दिया। वो दादी के बनाए खूबसूरत सामान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और ऑनलाइन ऑर्डर संभालती है। लॉकडाउन में लास्ट ईयर 2020 में ये कॉटक्राफ्ट 100 स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि दादी घर पे बहुत बोर हो जाती थी, तो उनके शौक के लिए, उनके टाइम पास के लिए, कि उनका मन लगा रहे, तो एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज बनाया था। और सिंस वो लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था तो मार्केट्स बंद थी, तो हमने सिर्फ वही चीजें पोस्ट करनी स्टार्ट करी जो जो चीजें हमारे घर पे हम यूज करे थे, जैसे कुशन कवर्स हो गए, कोस्टर्स हो गए। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, और अब इतना अच्छा पहुंच गया कि सबको बहुत पसंद आ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सारा काम वही संभालती है, मैं तो खाली बैठी बुनती हूँ। इन्हें लानी है, मटेरियल लाना है, कहाँ से लाना है, कहाँ भेजना है, क्या ऑर्डर लेना है, कहाँ से पैसे आए हैं नहीं आए हैं, बिजनेस पैकिंग करनी है, उनको भेजना है, सारे काम इसी के जिम्मे हैं। युक्ति पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन माता पिता नहीं होने से अब दादी ही उनका परिवार है। शुरुआत में शीला और युक्ति को बहुत कम ऑर्डर मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों को उनके बनाए सामान पसंद आने लगे और अब तो देश के कई राज्यों से लोग उनके सामान को खरीद रहे हैं। इस स्मॉल बिजनेस को कभी नहीं सोचा है गिव अप करने का, क्योंकि एकदम अपने बच्चे की तरह होता है ना, जैसे वैसे ट्रीट करते हैं। मैं भी और दादी भी बिल्कुल हमने जीरो से स्टार्ट किया था, जब बिल्कुल भी फॉलोअर्स नहीं थे। फिर धीरे धीरे, बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा हो जाएगा,
और अब इतना बड़ा हो गया तो बिल्कुल कभी ना पहले सोचा था ना अभी सोचा है। प्लस साइड बाय साइड ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी जैसी और भी बहुत लोगों के लिए ये सोर्स ऑफ इनकम है, या कुछ लोग सिर्फ अपने मन के लिए भी करते हैं। तो ये सिर्फ हमसे नहीं जुड़ा है, अब हमारे साथ और दादी नानीज भी हैं जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दादी पोती की इस जोड़ी को सोशल मीडिया पर भी लोग खूब पसंद करते हैं, उनके बनाए सामान की तारीफ करते हैं। शीला बजाज इसका पूरा श्रेय अपनी पोती युक्ति को देती है। मन बहुत खुश होता है कि बच्चों को मेरी चीजें पसंद आ रही हैं, वो भी खुश होते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। मेरे को पैसों से खुशी नहीं होती, वो जो लिख के भेजते हैं ना कि हमें बहुत पसंद आई, मेरे को उसकी ज्यादा खुशी होती है। बड़ी बात यह है कि दादी पोती की ये जोड़ी अब अपने साथ ऐसी दादियों और नानियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो अपने सपनों को पीछे छोड़ चुकी है और अब कुछ करना चाहती है। तो जब स्टार्ट किया था तो पेज के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, तो महीने का 1 ऑर्डर आ गया, 2 ऑर्डर आ गए, ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर्स आते थे। बट देन थोड़ा टाइम निकला, कुछ न्यूज पब्लिशर्स ने हमारे बारे में पोस्ट किया, फिर फॉलोअर्स और बढ़े, इंस्टाग्राम पेजेस ने पोस्ट किया, तो इतने फॉलोअर्स बढ़ गए और इतने ऑर्डर्स आने लगे कि सिर्फ एक दादी के लिए सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर धीरे धीरे हमने और आसपास में दादी नानीज देखी और कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों ने कांटेक्ट किया कि और दादी नानीज मिलें जो हेल्प करें ये सब बनाने में। तो वी आर लाइक बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ मोर दादीज एंड नानीज जिनका मन लगा रहे मेरी दादी की तरह, सबका टाइम पास होता रहे। तो अब ऐसे करते करते सारे ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को ही उठानी पड़ी। आज भी कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो हालात के आगे बेबस हैं। ऐसे में शीला बजाज दूसरों के लिए एक मिसाल बनी। दुनिया में कुछ लोगों के सपने इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि या तो उनकी उम्र निकल गई है या फिर उनके लिए ये वक्त सही नहीं है। लेकिन दादी पोती की ये जोड़ी उम्र, सही वक्त और अवसरों की दीवारों को लांघकर इन धागों के जरिए अपनी रंगीन दुनिया बुन रही हैं और हमें ये सिखा रहे हैं कि जिंदगी के कैनवास पर कुछ अच्छा लिखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है और वो है आपकी अंदर की इच्छा शक्ति। इस वक्त दादी पोती की ये स्मार्ट जोड़ी हमारे साथ जुड़ी है। आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। मुझे ये बताइए, आपने किस उम्र में ये हुनर सीखा और कब लगा कि आप बिजनेस में इसको इस्तेमाल कर सकती हैं? बचपन जाती थी, 9-10 साल की होंगी तब सीखा था। अच्छा युक्ति, ये बताइए, आप अपनी जॉब के साथ आप दादी का बिजनेस कैसे मैनेज करती हैं? अभी जैसे कोविड है, सब घर से काम चलना स्टार्ट किया था, तो अब बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत दूर था। तो सुबह जब टाइम मिलता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे ऑर्डर्स पैक कर लिए, दिन में थोड़ा सा फ्री हुए तो ऑर्डर्स और ले लिए। तो ऐसे बीच बीच में टाइम मिलता है तो मैं निकाल के स्मॉल बिजनेस में वो सारा टाइम डिवोट करती हूँ। तो किस तरह के ऑर्डर ज्यादा मिल रहे हैं आप लोगों को? किन प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है? आजकल सबसे ज्यादा बच्चों के सामान की बहुत ज्यादा डिमांड है। बच्चों के कपड़ों की, बच्चों के बेबी ब्लैंकेट्स की और टॉयज की आजकल बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही है और जिनको भी सामान जा रहा है उन्हें सब बहुत ही पसंद आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक फिल्म का डायलॉग है, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते हैं और दूसरे वो जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर जाते हैं। गुजरात में सूरत जिले में 83 साल के राधा कृष्ण अग्रवाल दूसरे किस्म के इंसान हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की परिभाषा ही बदल कर रख दी। उम्र के जिस पड़ाव पर लोग घर में लॉन में आराम से कुर्सी पर दिन गुजारते हैं, उस उम्र में ये जनाब फैक्ट्री खोलकर आयुर्वेद के बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। मैंने बेसिकली ये कोरोना पीरियड में हुआ, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, आपका रिसर्च कब कम आएगा।
आप आयुर्वेद में इतना ज़्यादा मैंने रिसर्च कर रखे हो। पापा ने बोला चलो बेटा तेल बनाते हैं। तेल का मैं सारा फॉर्मूला सेट कर रखा हूँ, चलो तेल बनाते हैं। तो मैं और मम्मी ने मिलकर तेल बनाना शुरू किया। तो उस तेल से अब टेस्टिंग की बारी आई, तो मैं पापा को बोली पापा पहले आप ही टेस्ट करो, कहीं मेरे जो रह से बाल हैं वो भी नहीं निकल जाए। पापा अपने ऊपर लगाने लग गए, मम्मी भी लगाने लग गई। करीब 2 महीने के बाद पापा ने बोला कि देख बेटा लगता है मेरे बाल आ रहे हैं। मैंने देखा, ध्यान से देखा तो हाँ छोटे छोटे बाल दिखने लग गए थे। और मम्मी के बाल भी मैंने देखा तो पहले से काले नजर आने लग गए थे। मैं बोली चलो पापा आप सक्सेसफुल हो गए, मैं भी लगाती हूँ। मैंने विदिन 15 डेज मेरे हेयर फॉल काफ़ी कम हो गए। तो अब हमने सोचा कि चलो लोगों का भी हेल्प करें। आस पड़ोस में ही सब कंप्लेन कर रहे थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कंप्लेन कर रहे थे कि हेयर फॉल हो रहे हैं। तो हमने उन लोगों को देना शुरू किया, तो उन लोग का भी हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला, पॉजिटिव रिस्पांस आया कि हाँ हमारे हेयर फॉल काफ़ी कम हो गए हैं। बचपन से ही मुझे आयुर्वेद के प्रति रुचि थी। मैं जब भी किताब की दुकान में जाता था पुस्तकें खरीदने के लिए, तो मेरा अंतिम निर्णय आयुर्वेद की पुस्तक मैगजीन पर ही रहता था। तो मैं वही खरीद के लाता था, पढ़ते रहता था। हमें जिसको कहेंगे कि ये नैसर्गिक मेरा झुकाव था आयुर्वेद के प्रति, और ये कंटिन्यूड रहा आज तक। मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पिताजी की सिल्क मिल थी, उसमें मैंने काम संभालना शुरू किया। लेकिन फिर भी जो भी मुझे समय मिलता था मैं आयुर्वेद का ही अध्ययन करते रहता था। तो हमने शुरू में 50 लीटर्स बनाया और रिश्तेदारों को भी हमने देना शुरू किया कि चलो आप लोग लगाओ कि तेल का क्या फ़ायदा हो रहा है। फिर उन लोगों का भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस आने लग गया। वो अपने रिलेटिव्स को और आगे मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को देने लग गए। तो हमने नेक्स्ट बैच बनाया 100 लीटर का, और घर में ही बनाया। बहुत मुश्किल हो रही थी हमें, लेकिन हमने बनाया कि चलो लोगों का कल्याण करना है। ये खबर फैलते देर नहीं लगी, तो रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, फिर मेरे ग्रैंडसन ने, सिद्धांत ने देखा कि भाई मम्मी, नाना जी, नानी जी इसमें इतना मेहनत कर रहे हैं, चलो इनकी कुछ हेल्प कर दूं। तो इंस्टाग्राम पर डाला और वेबसाइट बना दिया। फिर अचानक ऐसा हुआ कि ऑर्डरों का सैलाब आ गया, तो वो घर से संभव नहीं था। तो इसमें कुछ सुनना भी पड़ा, लेकिन उसको बर्दाश्त करते हुए इसमें लगे रहे। और फिर दिसंबर में जो है हम लोगों ने यहाँ फैक्ट्री डाली। मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके अगस्त में वेबसाइट बनाई और इंस्टाग्राम के थ्रू प्रचार करना चालू किया, और रातों रात ही हमें बहुत ही भारी तादाद में ऑर्डर्स आने चालू हो गए। और जब कस्टमर्स के पास पहुंचने लग गया हमारा प्रोडक्ट और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चालू हो गए, तो उन्होंने अपने आप ही हमारा ब्रांड का प्रचार करना चालू कर दिया। उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक मोड पे ही तब से अभी तक चल रहा है। के लिए हमने एक बहुत ही खास चीज हमने जो ध्यान रखा है शुरू दिन से फैक्ट्री में,
जो समझिए जैसे केसर है, तो केसर हम सीधा किसान से मंगवाते हैं कश्मीर से, ताकि उसमें बिल्कुल भी मिलावट ना हो। जैसे हमारा कैस्टर ऑयल आता है जो हमारे केश पल्लव ऑयल में डलता है, वो हम लोग बीकानेर में कोल्लू से मंगवाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से तेल निकलता है बिना तेल के गुणों को खत्म किए हुए। तो ऐसे ही हमारे जो भी 150-200 इंग्रेडिएंट है, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सीधा सोर्स से उसको मंगवाया जाए ताकि बिल्कुल भी मिलावट ना हो। कुछ चीजें जिसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, जैसे बादाम का तेल है, बादाम का तेल हम लोग ने सब हर तरीके से ट्राई कर लिया, वो उसमें मिलावट आती ही आती है। तो उसके लिए हमने घर पे मशीन लगा दी है। बादाम का तेल, कोकोनट ऑयल, वॉलनट ऑयल, ये सब हम लोग सारे घर पे ही निकालते हैं ताकि बिल्कुल भी मिलावट ना आए उसमें। पहले महीने में हमने करीब 80 से 90 लाख का कारोबार किया था, जो कि इस महीने हम लोग ने करीब 2.5 से 3 करोड़ का काम किया है। शुरुआत हमने 5 लोगों से करी थी। 5 लोग में नाना जी थे, नानी थे, मेरी मदर थी, मैं था, मेरा भाई था और मेरी वाइफ थी जो मार्केटिंग संभाल रही थी। आज हम लोग करीब 30 लोगों की टीम है और ये साल के एंड तक करीब 40 से 45 लोगों की टीम हो जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट से। हम लोगों की डिमांड आती है कि नाना जी, अब हम राधा कृष्ण चौधरी से नाना जी बन गए सबके, इसलिए जगत नाना बन गए। अब जो भी बोले नाना जी ये बना के दीजिए, हमारे चेहरे पर मुहासे नहीं आ रहे हैं, एक्ने स्कार हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है, इसके लिए बना के दीजिए, और समय में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो बना के दीजिए। तो मैंने बनाया, वो प्रयोग चल रहा है और प्रारंभिक जो है सफलता भी मिल रही है। जब पूर्णतया मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तब उसके बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। मैंने शुरू से अपनी डिक्शनरी में रिटायरमेंट जो है उस शब्द को डिलीट कर दिया। मेरे हिसाब से मनुष्य सबसे पहले दिमागी तौर पर जब रिटायर होता है उसके बाद ही फिजिकली रिटायर होता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा कि जब तक शरीर में जान है तब तक मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। इसलिए रिटायरमेंट शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। एक पेड़ पर कितने तरीके के आम हो सकते हैं? सवाल अजीब है, लेकिन आम के जादूगर की जो कहानी हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके दिमाग में भी यही सवाल आएंगे। इस सवाल का एक सामान्य जवाब है, एक पेड़ पर एक ही तरह के आम होंगे, लेकिन लखनऊ के मलिहाबाद में एक पेड़ पर 300 किस्म के आम लगते हैं। इतनी वैरायटी के आम हैं कि इनके नाम शायद ही कोई जानता होगा। लेकिन पद्मश्री कलीमुल्ला खान की काबिलियत ही ऐसी है, जो भी देखता है हैरत में पड़ जाता है। आम के पेड़ की झुरमुट में खड़े इस शख्स के बारे में आपको आगे बताएं। पहले इस पेड़ को ध्यान से देखिए। पेड़ एक है, जड़ एक है, लेकिन इसकी शाखाओं पर 300 किस्म के आम लगते हैं। यकीन नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है।
और ये शाहकार है पद्मश्री हाजी कलीमुल्लाह खान। किसी में भी हो, आम भी लगे हैं, ये देखिए ये आम भी लगे हैं और एक बिल्कुल ताज़ा फूल को निकला हुआ है। ये देखिए ये इसमें फूल ताज़ा निकला हुआ है। तो इस पेड़ पर हमने जब 87 में काम शुरू किया तो ये इतनी नहीं थी। जब इसमें सबसे पहले इसमें 35 किस्म का आम जब पहुंचा, ये जब धीरे धीरे इसमें बढ़ते चले गए तो लोग सुनते गए, इसको आते गए, देखते गए। तो पहले तो ये सही मानों में इस पेड़ को अगर आप देखें आमों से पहले तो आपको एक पेड़ दिखाई देगा, क्योंकि इसमें इस वक्त आम नहीं है तो ये एक पेड़ है। जब ये इसमें 100 किस्म के आम लगे हों, 80 किस्म के आम लगे हों तो आप अपनी जगह पर भौचक्का होंगे कि ये मामला क्या है कि पेड़ एक है और इसमें 180 किस्म के आम लगे हैं चारों तरफ घूम कर। तो आप सन्नाटे में आएंगे कि आप सोचेंगे नहीं हमें ये एक पेड़ भी है और एक बाग भी है। और ये सच है, ये एक पेड़ भी है, एक बाग भी है। और एक जो सबसे बड़ी बात है इस पेड़ की खूबी ये है, ये एक पेड़ है, एक बाग है और दुनिया का आमों का कालिज है। ये कृषि वैज्ञानिक नहीं, स्कूली पढ़ाई से भी जल्दी मुंह मोड़ लिया, क्योंकि दिल और दिमाग में आम बस चुका था। कोई ट्रेनिंग भी नहीं, बस कुदरत ने हाथों में काबिलियत दी तो कामयाबी झक मारकर पीछे पीछे दौड़ती रही। इसकी शुरुआत तो बड़ी दिलचस्प है। हम नाबालिग थे जब हम 7वीं जमात में पढ़ते थे और फेल हो गए। ये है सन 57, 56, 57, 58 की बात है। मेरा ख्याल सन 57 की है। तो हम फेल हो गए, फिर हम चले गए। हमारी माँ झांसी में थी अपने भाई की मां। हमारी माँ का सगा बहन भाई कोई नहीं, हमारा खालू मामू कोई नहीं। तो अपने चचाजाद भाई के वहाँ गई थी। तो हम जब फेल हो गए तो आमों के दिन थे, एक झाबा आम लेके हम माँ के पास पहुँच गए। घर में किसी को बताया नहीं, बाद में सबको मालूम हुआ कि मतलब डांटे न जाएं। तो उसके बाद जब 70वें दिन हम लौटे, हमें खूब याद है। तो 70वें दिन आए तो बाप ने डांटा फटकारा नहीं हमें। तो हम जब से नर्सरी को देखने वाले लगे, वो पेड़ हमारे दिल और दिमाग में बुरी तरह से छाया रहा। हम काम तो करते थे। सन 61 में रेलवे लाइन के पास पहुंचकर हमने नर्सरी का काम को वहाँ शुरू कर दिया, क्योंकि ये ज़मीन नीची थी। हमने कहा ये फिर पानी बरसेगा तो ख़त्म हो जाएगी, नहीं चल पाए। तो फिर सन 61 में वहाँ पर नर्सरी की। सन 63 में हमें खूब याद है कि वहाँ पर पेड़ तैयार हुआ। वहाँ से हम बड़ी परेशानी होती थी। तो फिर किसी तरह से हमारे एक अजीज़ ने अपनी जगह सड़क पर हमें दे दी, हमने उसमें नर्सरी काम कर लिया, इसी के मिले में। फिर ये हमें कुछ सुकून मिला। सन 1987 में ये ज़मीन जो है, ये हमारे एक अजीज़ भाई, वो भोपाल में इनका इंतकाल हो गया, तो इसको वो बेच रहे थे, तो उन्हीं ने हमें दे दी। 87 से इस पेड़ पर हमने काम, क्योंकि हमारे जहन में सुकून भी आया और थोड़े से पैसे भी हाथ में आए कि हम अब वक्त मुल्क और इंसानियत के लिए हम अपना वक्त को लगा सकते हैं। 2008 में पद्मश्री से नवाजा गया। आम की बागवानी में पूरे देश में इनके नाम की कस्में खाई जाती हैं। यहां तक कि विदेशों में भी नाम का परचम है। ईरान और यूएई ने बुलाया, ये गए, लेकिन रुके नहीं। देश की मिट्टी की खुशबू वापस खींच लाए। आज आम की विरासत देश को सौंपना चाहते हैं। रहमान खेड़े की डायरेक्टर को भी ला के दिखाया, बल्कि मैंने उनसे ये भी कहा कि अब हमारा बुढ़ापा है, हम 82 में चल रहे हैं, तो हम चाहते ही हैं कि जो कुछ हमारी मेहनत मशक्कत है हमारे साथ कब्र में न जाए। हम अपने को बेचना नहीं चाहते। 2 मुल्कों ने हमें बुलाया, गए हम। 10 तोले का बिस्कुट सोने का दिया गया दुबई में। मलिहाबाद के कलीमुल्लाह का बागीचा किसी म्यूजियम से कम नहीं। दुनिया भर के आम की किस्में हैं, कुछ नई किस्में इन्होंने खुद तैयार की और नाम दिया देश की बड़ी हस्ती। फिर सचिन के नाम से एक आम रखा। सचिन को मैंने, और दोनों पेड़ करीब ही करीब हैं, और सचिन का आम तकरीबन 2 किलो तक का और बहुत ही मजे का आम है। बहुत उस आम में बहुत गूदा है। जिस रंग से हमारा सचिन सेहतमंद था अपनी जवानी में, अब तो जवान अब भी कोई उससे ज्यादा उम्र नहीं है, जैसे वैसे बिजली के रंग फूर हुआ करता था, इसी तरह से करीब 2 किलो तक काम हो जाता। और गुठली बहुत पतली है, गूदा बहुत है। मोदी साहब के लिए बात एक सुनने को मिली ये कि जब वो प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने दूसरे मुल्कों से लोगों को बुलाया, तो मेरा कलेजा खुशी से इतना बड़ा हो गया कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर जाएगा। क्योंकि जब मशवरे से कोई काम हो
तो वो काम जो है वो तरक्की कर जाता है। तो हमने सोचा अब इनके नाम से नाम रखा, बच्चन साहब के नाम से, एक कलाम साहब के नाम से, क्योंकि बच्चन साहब की जो हम टीवी पर देखते हैं बातचीत हमें बहुत अच्छी लगती है, और कलाम साहब तो दुनिया में जाने पहचाने वाले, वो यही पेड़ दोनों हैं। ये जो आप पेड़ देख रही हैं यहाँ पर, पहला पेड़ जो है वो बच्चन साहब के नाम का है, दूसरा पेड़ जो उनके नाम का है। तो ये हमने इन लोगों के नामों से आम जो नाम रखे हैं वो इसलिए रखे हैं क्योंकि इन लोगों के सबके कारनामे हैं, इनके ऐसे कारनामे हैं जो जिम्मेदारी अगर हमें दी गई है तो हम पूरी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वो देखिए ऊपर लगा है। कहते हैं पेड़ पौधों में भी जान बसती है, ये भी बातें करते हैं, अपना दुख दर्द सुनाते हैं। अगर ये सच है तो यकीन मानिए कलीमुल्लाह इसके डॉक्टर हैं। अगर आप अपने पेड़ को रोजाना देखें, घर पे गमले में देखें, तो पेड़ आपसे खुश होगा और उसमें जो दुख दर्द आएगा वो आपको दिखाई देगा। वो पेड़ खुद आप पर जाहिर करेगा कि हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं, हमको जमीन में कीड़े, हमारी जड़ों को कीड़े सता रहे हैं, हमारे पत्तों को कीड़े काट रहे हैं। वो ये कीड़े तो दिखेंगे लेकिन जो जड़ में कीड़े होंगे वो उसको जाहिर करेगा ऊपर से कि हमारे नीचे हमारे पेड़ों के हमारी जड़ों को कीड़े काट रहे हैं, इसमें दवा डालो। 80 साल के कलीमुल्लाह आमों के साथ कई दशक गुजार चुके हैं, लेकिन ये इंसान आज भी आम ही खाता है, आम ही सोता है और आम ही जीता है। शायद इसीलिए इस बागबान को मैंगो मैन के नाम से पुकारा जाता है। हाजी कलीमुल्लाह खान आम के बागवान नहीं, आम के डॉक्टर हैं, आम के वैज्ञानिक हैं, आम के शोधकर्ता हैं और आम से उनका ऐसा दिली रिश्ता है जो बहुत खास है। अनुभव की पाठशाला से सीखे ज्ञान से उन्होंने अपने आम के बागीचे को कुछ ऐसा सींचा कि आज उनकी बागवानी एक मिसाल है। स्वाद बड़ी चीज होती है, इसलिए कहते हैं कि स्वादिष्ट खाना बनाना भी एक कला है। कई लोगों को लजीज खाना बनाना और खिलाने का शौक होता है, लेकिन ये शौक जरूरत पड़ने पर किसी की जिंदगी भी बदल सकता है। मुंबई में रहने वाली गीता पाटिल ने ऐसा ही किया। जब उनके पति का जॉब चला गया तो उन्होंने अपने शौक को बिजनेस में बदल दिया। आज 6 साल बाद उनके बिजनेस में 25 महिलाओं को भी रोजगार मिला है। स्कूल में हम लोग जब भी छोटे थे तो मम्मी 20-30 लोगों का खाना घर पे बनाती थी, तो वहाँ से मैंने तो पहले बचपन से अब वैसे उतना बना नहीं करना, तो थोड़ा मम्मी से सीखा था पहले ही। मुंबई की गीता पाटिल ने कभी नहीं सोचा था कि मां से विरासत में मिला स्वादिष्ट खाना बनाने का शौक उन्हें एक दिन बड़ा नाम और पैसा दोनों देगा। गीता ने 2016 में मोदक, पूरनपोली, चकली, पोहा, चिवड़ा जैसे महाराष्ट्रीयन स्नैक्स बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जो आज काकी पाटिल नाम से मशहूर हो रहा है। कभी 12,000 सालाना कमाने वाली गीता पाटिल अब करीब 1.5 करोड़ टर्नओवर का बिजनेस चलाती है। इस काम में उनके पति और दोनों बेटे भी मदद करते हैं। कुछ हमारा ऐसा ये नहीं था बिजनेस करने का, खाली हमसे घर से बना के फिर रिश्तेदारों को ऐसे देते थे तो सबको पसंद आता था, बोलते थे काफी लोग कि अच्छा बनाते आप, महाराष्ट्रीयन स्नैक्स अच्छे बनाते, तो ऐसे ही खाली बना के देते थे सबको। बाद में क्या हुआ, जब भी उनकी जॉब छूट गई उसके बाद में फिर हमारा पूरा घर खर्चा चलाना रुक गया था, बच्चों का पढ़ाई था, बाद में फिर क्या करने का वही सोच रहे थे। तो फिर मैंने बोला अभी चलो अपन अच्छा बनाते, सब लोगों को पसंद भी आता है, अगर महाराष्ट्रीयन स्नैक्स अपन बनाते सबको पसंद आता है तो अपन वहाँ से ही देखते हैं शुरुआत करके कैसा होता है। तो फिर मेरे मिस्टर भी बोले हाँ ठीक है, अपन दोनों जन मिलके वो करेंगे। तो हमने पहले नाश्ते से शुरुआत की थी, जब हम लोग नाश्ता बनाते थे। काकी पाटिल स्नैक्स और मिठाइयों के लिए मुंबई और पुणे में एक ब्रांड बन गया। गीता पाटिल बताती है कि कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन में जब ऑर्डर मिलना बंद हुए तो उन्हें काफी मुश्किलें आई। तब उनके बेटों ने वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए काकी पाटिल को लोगों तक पहुंचाया। इसका बड़ा फायदा हुआ, उन्हें फिर से खूब ऑर्डर मिलने लगे।
अब हर महीने करीब 3000 ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम लोग ने शुरू में किया था उतना मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इतने आगे तक जा पाऊंगी या उतना आगे हम लोग कर पाएंगे, ये मुझे भी यकीन नहीं था। मेरा ही विश्वास नहीं था कि लेकिन अभी मेरे को बहुत खुशी भी हो रही है कि जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उतना अभी मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और कुछ मैं बता नहीं पा रही हूँ उतना। ये हमारा काम क्या है, हम लोग तो घर से काका का और मेरा काम है पूरा किचन संभालना, वो जो भी है। और ऑनलाइन का भी मुझे या उनको इतना समझ नहीं आता है। अभी का जमाने में जो है वो हम लोग को नहीं कुछ समझ आता है, तो वो सब मेरे लड़के संभालते हैं। तो वो विनीत का ही काम है सब, वो सब ऑनलाइन का जो भी कुछ है उनका क्या करते हैं वो सब डिलीवर करना या ये करना। हम लोग खाली उसमें कुछ हेल्प हमारे रहते होते हैं। मेरा और उनका काम खाली किचन का जो भी है वो हम लोग अंदर देखते कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो बराबर चीज उसमें जा रही है नहीं जा रही है, वो सब देखना हमारा काम है। गीता पाटिल के हाथों का स्वाद अब घर घर में पहुंच रहा है। उनके स्वाद को आगे बढ़ाने में 25 महिलाएं भी मदद करती हैं। गीता और उनके पति को इस बात की बड़ी खुशी होती है कि नौकरी जाने के बाद जो बिजनेस शुरू किया उससे न सिर्फ उनका परिवार आत्मनिर्भर बना बल्कि कई और जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी भी पटरी पर आ गई। मुझे महिलाओं को ही लेना था ज्यादा करके, अपन भी खुद महिला है तो सबको महिलाओं को आगे करना, यही मेरा ये था कि चलो उनको भी अपने उनके मदद से ही अपन उनको भी और कुछ ये करते, उनको कुछ अपना रोजगार भी दे पाए और उनको भी थोड़ा अपने साथ आगे बढ़ाए, वही मेरा उद्देश्य। तो हम लोग सारी महिलाएं को ऐसे ही है, सब महिलाएं कि जिनको घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या तो वो भी थोड़ा योगा तो अपने उनके घर के लिए भी हम कुछ मदद कर सकते हैं। करीबन 25 से 30 महिलाएं और वो हम लोग ज्यादा महिला इसलिए रखते हैं, उनको पहला ये करते कि वो अपना घर अपना परिवार संभाल के हमारे पास काम करते हैं। तो हम लोग उनको उनका घर का टाइमिंग और हमारे इधर का टाइमिंग वो दोनों ये करके उनको वही टाइम पे उनको काम देते हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अब अखबार बेचने वाले हॉकर को ही देख लीजिए। एक वक्त था जब ये सड़कों पर दौड़कर लोगों को जोर जोर से खबरों के बारे में बताते थे। उनके बोलने के अंदाज से खबरों को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता बढ़ जाती थी कि वो तुरंत अखबार खरीद लेते थे। लेकिन अब क्या होता है, हॉकर केवल घरों में अखबार फेंकने तक सीमित रह गए हैं। लेकिन बिहार की राजधानी पटना के पास दानापुर में एक शख्स है जिसने अखबार बेचने की उस पुरानी कला को फिर से जिंदा कर दिया है। यार है चार सुंदर विचार, आपको बनाएगा समझदार। आप दो साथी यार परिवार यात्रा को बनाए मजेदार। और फिर देखिए क्या करते हैं आप चमत्कार। खबरदार होशियार, लेके जाना मेरा एक अखबार। आपको मेरे खरीदार मेरा आभार। पूरा वो स्टेशन पर भीड़ लगा देते हैं और पेपर उनका इतना बिकता है कि एक से एक शहर भी बोलते हैं। समाचार खबरों का भंडार, मजेदार रसदार मसालेदार, 4 रुपए में लूटो। पेपर बेचने का अंदाज कुछ अलग है, जो कि मनोरंजन भी करते हैं और मतलब अच्छा बात भी बताते हैं। कितना बार तो टिकट लिए हुए भी रहते हैं तो पेपर खरीदने के चक्कर में इनसे ट्रेन छोड़ देते हैं। यह है मेरे व्यक्तित्व का श्रृंगार, मत समझो केवल अखबार। यह है तलवार की धार, इससे चलती है देश और दुनिया की सरकार। इनका बोलने का अंदाज, इनका तरीका, मैंने जो जिस तरह से शायराना ढंग जो है इनका बोलते हैं वो खासियत है इनका। कभी शायरी, कभी तुकबंदी, कभी खबर तो कभी पब्लिक के साथ जुगल। नहीं जाएगा बेकार, तुम लोग दिलदार खरीदार। एक से लोग आते हैं मेरे पास पढ़नियार, और दुनिया उसी को करती है नमस्कार जो होता है समझदार और पढ़ता है। यही है जीत प्रसाद का अंदाज, जो पिछले 35 सालों से पटना के पास दानापुर के रेलवे स्टेशन पर गूंज रहा है। मचा हुआ दुनिया में घमासान है, लेकिन हर बात का समाधान है। मेरा अखबार इस बात का प्रमाण है। ये आपकी शान है, ये आप में लाती नई जान है। ये मारक क्षमता देती है, गला को खोलती है, जाते निशान है।
एक दिन मैं ऐसे ही अखबार बेचते बेचते पूर्वा एक्सप्रेस में, वो सोमवार का दिन था, पूर्वा एक्सप्रेस दिल्ली से आ रही थी, दानापुर में स्टॉपेज लिया गाड़ी और मैं उस बोगी में सवार हो गया अपने अखबार का हाथों में लेके प्रतियां, और अखबार को बोलते बोलते बेचते बेचते जा रहा था। तो एक बुजुर्ग ने मुझे साइड अपर की सीट से टोका, जो दिल्ली से आ रही थी। बोला, ए पेपर वाले इधर सुनो, अखबार बेच रहे हो, कितने दिन से बेचते हो, कहाँ से बेचते हो? तुमको यहीं बेचते हैं सर, और मैं हावड़ा जा रहा हूँ और तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं जब भी अखबार बेचना तो बोल और बता के बेचना, और अखबार को पढ़ने की अच्छी आदत डेली जरूर डालना। मेरा अखबार इस बात का प्रमाण है, मोबाइल चाहे रखे हो 1000, अगर एगो नहीं रहेगा महफिल में अखबार लगेगा बेकार। जैसे कोरोना से बीमार, करो इसमें सुधार, फिर देखो क्या करते हो चमत्कार, तुम्हारा तो दिल हो रहा है बेकरार। तो इसी तरह से मेरा चलता रहता है बिजनेस। और अखबार बेचने की कला जो है, मैं उस बुजुर्ग की बात पर उस कला को मैं मानता हूँ। जिस बुजुर्ग ने मुझे टिप्स, रास्ता, मार्गदर्शन दिया, मैं उनको आज भी तहे दिल से, वो मेरे लिए गुरु के समान है। मैं तो पता नहीं कि वो जीवित हैं वह मर गए, क्योंकि बहुत दिन पहले की बात है, ये लगभग 30-35 साल से भी पहले की बात है। कर रहे हैं ट्रेन का इंतजार, होंगे ट्रेन में सवार, यात्रा होगा यादगार और मजेदार। आज जीत प्रसाद जो भी है उस सलाह की बदौलत है जिससे इनको एक नई पहचान मिली। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सलाह तो मिल गई, लेकिन ये शब्द, शायरी, तुकबंदी कहां से सीखी, जो अक्सर लोग इनसे पूछते हैं। यूं तो ये किसी को नहीं बताते, लेकिन हमें जरूर बता दिया। शायराना अंदाज मुझे अखबार, जो ये शब्द होते हैं ना, ये खुद अखबार जो है लोग पढ़े लिखे लोग बनाते हैं। ये अखबार ऐसे तो नहीं छपती है कि कोई विद्वान, कोई लिखा पढ़ा लिखा ही आदमी से बनाता होगा। और हम डेली पढ़ने की अच्छी आदत डालें तो जो रोपे जो बोए वही काटे। कहते हैं कि करनी का फल, कर्म का फल व्यक्ति को जरूर भोगना पड़ता है। तो मैंने 40 साल पहले जब अखबार शुरू की, तो जाहिर सी बात है 40 साल में मैंने कितने धूप छांव, उतार चढ़ाव, लड़खड़ाहट देखी होगी अपने जीवन में। तो मुझे अखबार ने सिखाया कि देखो, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो गोली नहीं करेगी, बोली, स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज करना, जो मजा बुक, किताब, चिट्ठी, लिफाफा, पोस्टकार्ड, अंतरदेश। पेपर बेचने का ये निराला अंदाज हर यात्री को खींचता है। जो अखबार मांग कर पढ़ने के शौकीन है, वो भी जीत को देखकर जेब ढीली करने में संकोच नहीं करते। इसी बहाने जीत से 2 मिनट बात करने का मौका जो मिल जाता है। क्या मेरे हाथ में मोबाइल है, 10 अखबार यही में है। अरे अखबार रियल में, अखबार रियल ये अखबार है, वो तो तुम्हारा विचार है। तुम सोचते हो कि बहुत तेज धार है, नहीं। अखबार बेचने का मैं 1983-84 में मैंने अखबार बेचने का सोचा था। एक दोस्त ने मुझे ऑफर किया था कि अखबार बेचबे, तो हम के अखबार बेचबे, तो हम के हाँ बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे। तो तुम आओ अखबार बेचो, अखबार बेचो और बेच के देखो तुमसे बिकता है कि नहीं। तो मैंने अखबार को शुरुआत में बहुत लाज शर्म झिझक आती थी, बहुत अटपटा सा लगा पहली बार जब मैंने अखबार को छुआ, लेकिन खैर अपने आप पर भरोसा रखा कि चलो बेच के देखते हैं, करके देखने में क्या है। सुबह सुबह दानापुर रेलवे स्टेशन आने वालों को 3 चीजें चाहिए। पहला टिकट, दूसरी चाय का कुल्हड़ और तीसरी जीत भाई का अखबार। कुछ तो इतने दीवाने हैं कि जीत से अखबार खरीदने के लिए ट्रेन तक छोड़ देते हैं। इनका बोलने का तरीका बहुत अलग है, पेपर का अंदाज, विचार ऐसा, जो इनका एक्सपीरियंस है, मतलब हर कोई नहीं बोल सकता इनका जैसा। अगर हम लोग चाहें भी इनका कॉपी करना तो नहीं कर सकते। इनका बेचने का अंदाजा कुछ अलग है, बोलने का अंदाजा अलग है। आपको बनाएगा समझदार, आप 2 साथी यार। आज हालत यह है कि जीत प्रसाद जहां भी अखबार बेचना शुरू करते हैं, खरीदारों की लाइन वहीं से शुरू होती है। लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं, शब्दों की धार को महसूस करते हैं, खबरों के वजन को तोलते हैं और अखबार खरीद कर चले जाते हैं। जीत प्रसाद ने एक बात साबित कर दी है, अखबार बेचना भी एक कला है जिसके ये माहिर खिलाड़ी हैं। जैसे अंग्रेज की गाड़ी, मुसलमान की हाड़ी, बंगाली की बाड़ी, पंजाब की दाढ़ी, बनारस की साड़ी, सद्दाम हुसैन की खाड़ी और कश्मीर की झाड़ी। जूते में बाटा, लोहे में टाटा, आकाश में घाटा, बरसात में छाता और बैंक में खाता होना जरूरी है। अमेरिकन अमीर होते हैं, रसियन रईस होते हैं, हिंदुस्तानी हिम्मत वाले होते हैं, फ्रांसीसी फैंसी होते हैं, जापानी जीनियस होते हैं, चीनी चालाक होते हैं, जर्मनी जंगबाज होते हैं, बिहारी रंगबाज होते हैं।
एक कहावत है बड़ा पॉपुलर है कि ससुराल में साली, घर में घरवाली, होठों पे लाली, कानों में बाली, बंगाल में काली, भोजन में थाली, बाघों में माली, दूध में छाली, क्रिकेट में पाली, चाय में प्याली, और इसी बात पे मारो एक जोरदार शानदार ताली। कहते हैं कि कला किसी की मोहताज नहीं होती, ये जुनून होता है जो किसी को भी कलाकार बना देता है। कश्मीर में पिछले 50 सालों से दस्तकारी कर रहे मोहम्मद यूसुफ मोरन भी एक ऐसे ही कलाकार हैं। वो सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन उनके जादुई हाथों से बनी लकड़ी की कलाकृतियां बहुत कुछ बोलती हैं, बहुत कुछ सुनाती हैं। कुदरती खूबसूरती के साथ कश्मीर की पहचान यहाँ की हस्तकलाएं हैं, यानी कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट, जिसने अपना लोहा न सिर्फ देश में बल्कि पूरे दुनिया में मनाया है। और इस हस्तकलाओं में कश्मीर के क्राफ्ट की अलग ही पहचान है, चाहे वो यहाँ की कालीन बाफी हो, पश्मीना शाल हो या फिर वुड कार्विंग। वुड कार्विंग कश्मीर में सदियों से हस्तकला या हैंडीक्राफ्ट में सबसे जाना पहचाना नाम है। यहां तक कि देश के साथ साथ विदेशों में भी कश्मीर में बने इन हैंडीक्राफ्ट्स, खासतौर से वुड कार्विंग के हैंडीक्राफ्ट्स का बाजार भी है और लोग पसंद भी करते हैं। आज जिस कलाकार से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो एक दस्तकार है, पिछले 50 साल से उसने इस वुड कार्विंग में एक ऐसी पहचान बनाई है कि वो नायाब और दिलकश जो डिजाइनर्स वुड कार्विंग में है या जो आर्ट हम कहें, उन्होंने उसको अपने हाथों से जो है बनाया भी है और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाया है। मोहम्मद यूसुफ नाम है इस कारीगर का, लेकिन ना ही ये बोल पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। शायद वही एक कारण है कि इनकी दस्तकारी और इनके कला में इतनी बारीकी और इतना अट्रैक्शन है। ये जो वॉलनट वुड कार्विंग की बात करेंगे हम, ये काफी सदियों से चलता आ रहा है कश्मीर में। तो एक्चुअली ये मेरे अंकल है, उनका नाम है मोहम्मद यूसुफ मोरन साहब। इनकी जो एक्सपर्टीज है, ये कश्मीर के सबसे एलीट और सुपर लग्जरी क्राफ्ट बनाते हैं, और वो भी सिंगल पीस में। उन्होंने आज तक बहुत सारे कारनामे किए हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें जो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी जो रेट्स काफी और एप्रिसिएट भी किया गया। तो उनकी एक्चुअली ही इज द ओनली वन सर्विंग आर्टिजन लेफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर मेकिंग द स्टफ इन द सिंगल पीस ऑफ वुड। आप देखिए, दिस इज मेड आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ वुड विद द ग्रेट एक्यूरेसी एंड द परफेक्शन। एंड एक्चुअली जी बना रहे हैं यूसुफ साहब, ये क्या चीज है, इसके बारे में? एक्चुअली दिस इज ये देख रहे हैं ना, ये कश्मीरी कपल है। इसमें देखिए एक जो टिपिकल कश्मीरी वुमन जो होती है, शी इज सर्विंग कहवा टू हर हस्बैंड। ये देखिए, अभी एक्चुअली इट कम्स विद द पेयर, इट हैज गॉट, इट्स रिलेटेड टू द कश्मीरी कल्चर। इन नटशेल आई विल टेल यू, इट्स रिलेटेड टू द आई मीन कश्मीरी कल्चर। एंड ये जो है, दिस इज अ मास्टरपीस ऑफ इन दिस वॉलनट वुड कार्विंग। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, ये खाली एक ही कारीगर है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो ये चीजें बनाते हैं। उनके कारखाने में जब आएंगे और यहाँ पर आप चीज देखेंगे तो आपको एक से एक नायाब जो चीज उनके हाथ से बनी हुई है वो देखने को मिलेगी, चाहे उसमें फिर
रिवायती चीजें जो है जिनका बाजार है, चाहे ये बॉक्सेस हैं, चाहे इस तरह की कलाकृतियां हैं, चाहे फिर फ्रूट बाउल्स जो हैं, ड्राई फ्रूट बाउल्स वगैरह हैं, ये सभी चीजें इस परिवार में तो बनती हैं, लेकिन इस परिवार का सबसे आला और अहम कलाकार जो है वो अभी भी सरकार की तरफ से किसी भी तरह के उत्साह या किसी भी तरह के उस चीज का इंतजार कर रहा है कि जहां पर उसके कला और उसकी इस नायाब मिसाल को सराहा जाए या फिर सम्मानित किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।